नेक्स्ट है a लेस देन इक्वल टू b, तो ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, बिकॉज या तो a लेस देन b होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो इनमें से कोई एक चीज ट्रू है तो वो ट्रू हो जाता है। ठीक है, ये होते हैं सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को कंबाइन करता है और ये रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड, और, नॉट। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिकल एंड। लॉजिकल एंड में क्या होता है, जब 2 इनपुट ट्रू होंगे तभी उसका आउटपुट ट्रू आएगा। जैसे अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं और मुझे इनके बीच में लॉजिकल एंड फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होता है। ये रूल है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक लॉजिकल एंड में आउटपुट फॉल्स ही आएगा। ट्रू एंड ट्रू, ये क्या होगा, ये ट्रू होगा। ये होता है लॉजिकल एंड। इसको एग्जांपल में देखते हैं। सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा x ग्रेटर देन y एंड y लेस देन z, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स, बिकॉज x ग्रेटर देन y तो ट्रू फॉल्स है, x 10 है y 30 है, 10 ग्रेटर देन 30 इज फॉल्स, 30 लेस देन 50 इज ट्रू, लेकिन फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स, तो इसका आउटपुट आ जाएगा फॉल्स। फॉल्स आ गया आउटपुट। ठीक है, जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक ये आउटपुट फॉल्स देगा। अगर इसको लिखेंगे, अभी ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो गया। तो दिस इज लॉजिकल एंड। लॉजिकल और में क्या होता है, वो इसका अपोजिट होता है। या तो अगर एक इनपुट भी ट्रू होगा तो लॉजिकल और में ट्रू आ जाएगा आउटपुट में, अगर एक भी ट्रू है। दोनों फॉल्स होंगे तभी आउटपुट फॉल्स होता है लॉजिकल और के केस में। तो अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को लिखूं x ग्रेटर देन y और y लेस देन z, तो यहां पे क्या होगा, ये तो फॉल्स है बट ये ट्रू है। तो और में क्या होता है, ओ कोई एक भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आता है, तो दिस विल बी ट्रू। यू कैन सी इट इज कमिंग ट्रू। इसके बाद है लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट में क्या होता है, आंसर रिवर्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स। लॉजिकल नॉट हम एक्सप्रेशन से पहले लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा मान लो x ग्रेटर देन y, वैसे x ग्रेटर देन y तो फॉल्स है, अगर इसके आगे मैं नॉट लगा दूं इस तरह से तो ये ट्रू बन जाएगा, ट्रू हो गया। तो ये रिवर्स कर देता है आंसर को। ठीक है, ये होता है लॉजिकल नॉट। इसके अंदर हम चाहे जितना बड़ा भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब जैसे ये लिखा है मैंने x ग्रेटर देन y और y लेस देन z, ये ट्रू आएगा, पर मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो गया। तो दिस इज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बस आप अर्थमेटिक ऑपरेटर के आगे इक्वल टू लगा दो तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा, लाइक प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका पर्पस क्या होता है, ये शॉर्ट हैंड नोटेशंस के लिए यूज होता है। जैसे मान लो अगर मैंने लिखा a कॉमा b इक्वल्स टू 10 कॉमा 20, मुझे क्या करना है, मुझे a और b को ऐड करना है और इनका रिजल्ट a के अंदर ही स्टोर करना है। तो हम कैसे लिखते हैं यूजली,
a इक्वल टू a प्लस बी, मुझे a और b को ऐड करके रिजल्ट a में ही स्टोर करना है तो हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसी को अगर असाइनमेंट ऑपरेटर से लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू b। तो दिस इज सेम एज a इक्वल टू a प्लस बी। इसको प्रिंट करेंगे, a को प्रिंट करेंगे तो a में क्या आएगा 30। आ गया आउटपुट। ओके, तो बाकी भी सारे ऐसे ही होते हैं, लाइक a माइनस इक्वल टू बी। जब आपको एक ही वेरिएबल में ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे होते हैं पाइथन में, जो कि डेवलपमेंट में आगे जाके सबसे ज्यादा यूजफुल यही होते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक आपको इन ऑपरेटर्स में? नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट क्या होता है ये सबको पता है, राइट? स्टेटमेंट का मतलब पीस ऑफ कोड। जैसे a इक्वल्स टू 10, ये एक स्टेटमेंट है। प्रिंट a, ये एक स्टेटमेंट है। ये जो सारी स्टेटमेंट्स होती हैं ये क्या होती हैं? ये सीक्वेंस में रन होती हैं, एक के बाद दूसरा। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स सीक्वेंशली रन नहीं होती हैं, ये कंडीशन के बेसिस पे रन होती हैं। जैसे कि मुझे कोई डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन लेने के लिए हमें ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगानी पड़ेंगी। ठीक है, जैसे आप रियल लाइफ में भी डिसीजंस लेते हो और फिर लाइक किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो। जैसे अगर मुझे बाहर जाना है, अगर बाहर बारिश हो रही है तो मुझे बाहर नहीं जाना है, तो इसी तरह से ये कंडीशनल, ये डिसीजन मेकिंग होता है। तो हमें प्रोग्रामिंग में भी डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए ही हमारे को कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो पाइथन में कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं? पहला है इफ एल्स। आप इफ, अगर सिर्फ इफ लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगी अभी उसके के लिए। फिर है इफ एलिफ एल्स। अगर एक से ज्यादा कंडीशन है तो एलिफ यूज होगा। उसके बाद आता है आपका नेस्टेड इफ। ये हम आगे ही देखेंगे एक एक करके, पहले मैं आपको सब नाम बता रही हूँ। नेस्टेड इफ का मतलब एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। सबसे पहले हम इफ एल्स देखते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मुझे कोई भी कंडीशन चेक करनी होती है तो वो इफ के अंदर चेक होती है। ये इसका सिंटैक्स बता रही हूं मैं। इफ कंडीशन, अब इफ क्या है? एक ब्लॉक है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमें इसके अंदर के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो ब्लॉक रिप्रेजेंट कैसे होता है पाइथन में? कोलन से। ये कोलन रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक। जब आप कोलन लगा के एंटर प्रेस करोगे तो ये जो कर्सर है ये अपने आप मिडिल में आ जाएगा, बिकॉज ये मिडिल में जो आता है इसी को ब्लॉक बोला जाता है, वो इफ का ब्लॉक है। तो यहां पर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखेंगे जो कंडीशन के बेसिस पे एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो वो कहां पे जाएगा? एल्स में जाएगा। तो एल्स कहां लिखेंगे हम इस कर्सर को बाहर ले आएंगे, एल्स। अब एल्स भी एक ब्लॉक है तो यहाँ पे भी कोलन लगेगा। फिर एंटर प्रेस करेंगे तो फिर से हमारा कर्सर बीच में आ गया। अब ये कर्सर को कोने में नहीं लेके जाना है, बिकॉज अगर आप इसको कॉर्नर में ले जाओगे तो ये मतलब आप एल्स के बाहर आ गए हो। यहाँ पे भी अगर आप कॉर्नर में ले आओगे तो मतलब आप इफ के बाहर आ गए हो। तो अगर आपको अंदर रहना है ब्लॉक के तो आपको ये मिडिल में ही कर्सर को रखना पड़ेगा और इसके अंदर स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो इसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी होती है। जैसे आप लोगों ने सी प्रोग्रामिंग में कर्ली ब्रैकेट्स यूज करे होंगे ऐसे, लेकिन पाइथन में क्या होते हैं? कोलन होता है। ये डिफरेंस है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे अगर मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, मुझे ये चेक करना है वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। तो कैसे चेक करेंगे इसको? सबसे पहले एक नंबर इनपुट ले लेंगे। हमने इनपुट देखा था लास्ट टाइम, इसमें हम एक मैसेज डालेंगे एंटर अ नंबर। अब हम कंडीशन लगाएंगे क्योंकि हमें ये बताना है कि ये नंबर जो हमने इनपुट दिया है वो इवन है कि ऑड है। तो इसको पता लगाने के लिए मुझे इफ कंडीशन यूज करना पड़ेगा। अब मेरी कंडीशन क्या होगी? अगर नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, हाँ, इफ दिस नंबर on taking remainder with 2 gives me 0। अच्छा, यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? मुझे इधर क्या मिलेगा? सिर्फ इसका इस एक्सप्रेशन का मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? मान लो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा 5, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? इफ के अंदर ये जब रिमाइंडर 2 से लिया जाएगा, इक्वल टू क्या करता है? कंपेयर करता है। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आएगा। तो जब हम 5 और 2 का रिमाइंडर लेंगे तो हमारा 3 मिलेगा, राइट? सॉरी, 1 मिलेगा। 1 इक्वल टू 0 क्या होता है? फॉल्स। तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा फॉल्स अगर मैं 5 दूंगी तो। अब इफ फॉल्स, हाँ क्या हुआ? यहाँ फॉल्स आ गया अगर मैंने 5 डाला तो। अब इफ फॉल्स, जैसे ये फॉल्स हुआ, ये इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म ऐसे होता है इफ इवैल्यूएट। मैं ये आपको बता रही हूँ कि इवैल्यूएट कैसे होता है। तो कोलन, लेकिन अगर ये किसी भी नंबर के लिए ट्रू हो रहा है तो हम क्या प्रिंट करेंगे कि नम इज एन इवन नंबर। ठीक है, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो इस ब्लॉक के अंदर आएगा ही नहीं, तो ये लाइन प्रिंट भी नहीं होगी। तो ये हमें बताना है कि उसको कहाँ जाना है। अगर ये फॉल्स होता है तो हमें बताना है कि क्या करना है। इफ में तो वो जाएगा नहीं, तो हम क्या लिख देंगे? एल्स एल। नंबर, तो यहाँ पे देखो एंटर अ नंबर आ रहा है, मैंने लिखा 6, तो 6 इज एन इवन नंबर। लिखा यहाँ पे 23 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, तो आप लोग को मैं असाइनमेंट दूंगी इसमें। ये होता है जब हमें सिंगल कंडीशन चेक करनी हो, लेकिन अगर मेरे को मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलिफ यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर मल्टीपल कंडीशन, जैसे मान लो एक इफ है लेकिन ये कंडीशन इनफ नहीं है सब कुछ चेक करने के लिए, तो हम क्या करेंगे? एलिफ में जाएंगे। तो एलिफ इज अ टाइप ऑफ इफ। तो आप जितने मर्जी चाहो उतने एलिफ लगा सकते हो। ठीक है, जितनी कंडीशंस होंगी उतने एलिफ लगा सकते हैं और लास्ट में एल्स लगा देंगे। जब सारी कंडीशंस फेल हो जाएंगी तो एल्स रन होगा। सो दिस इज योर मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। सपोज मुझे 3 नंबर इनपुट लेने हैं और प्रिंट करना है लार्जेस्ट नंबर। उन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है मुझे ये प्रिंट करना है। तो सबसे पहले 3 नंबर इनपुट ले लेंगे। फिर अब हम एज्यूम करेंगे कि ए सबसे बड़ा है। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ऑल्सो ग्रेटर देन सी,
then we will say A is the largest number, right? अगर A B से भी बड़ा है और A C से भी बड़ा है तो मतलब A सबसे लार्जेस्ट है। आपको पता है कि लॉजिकल एंड तभी ट्रू देगा जब दोनों ट्रू होंगे, तभी वो इफ के अंदर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो मतलब ये कंडीशन नहीं रन हो पाएगी। तो हम चेक करेंगे एलिफ। अब एज्यूम करेंगे कि बी सबसे बड़ा है, तो एलिफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो अगर ये दोनों ट्रू हो जाते हैं तो मतलब बी इज द लार्जेस्ट। ओके, लेकिन अगर ये भी फॉल्स हो जाता है या इसमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो मतलब क्या है कि बी भी लार्जेस्ट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सी इज द लार्जेस्ट। तो हम सिंपली एल्स में लिख देंगे कि सी इज द लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो मैं यहाँ पर मैसेज डाल देती हूँ सब में, एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर थर्ड नंबर। तो मैंने फर्स्ट नंबर जैसे दे दिया 12, सेकंड नंबर 90, थर्ड नंबर 4, तो आ गया है 90 इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, सो दिस इज मल्टीपल कंडीशन। अब ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही कंडीशंस थी, अब कुछ क्वेश्चन में आपकी 2-4 कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो आप एलिफ डालते रहोगे उसके लिए। तो दैट इज अबाउट मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप इसके बाद ही दूंगी जब ये खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं नेस्टेड इफ पे। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन। जैसे एक कंडीशन है मान लो इफ की, इसके अंदर दूसरा इफ, तो ये आउटर इफ होता है और ये इनर इफ होता है। अगर आउटर इफ ट्रू नहीं होगा तो वो इनर इफ के अंदर भी नहीं जाएगा। अब मान लो ये भी हो सकता है कि आउटर इफ के अंदर एलिफ भी हो सकता है, जैसे मान लो ये इफ हो गया, यहां पर एलिफ भी हो सकता है, इनर एलिफ। ऐसे ये इनर हो गया, एल्स भी दे सकते हैं। फिर आउटर इफ का भी एलिफ हो सकता है, ये आउटर हो गया। अच्छा, एलिफ के अंदर भी इफ हो सकता है, तो ये सब कुछ इनर, ये नेस्टेड इफ के अंदर आता है। ठीक है, इस तरह से आप इफ और भी एलिफ अंदर लगा सकते हो, एल्स जैसे भी है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। फिर मान लो आउटर एल्स है, अच्छा एल्स के अंदर भी इफ हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल, ये सिंटैक्स है आपका नेस्टेड इफ का। अब इस पे एक प्रोग्राम देख लेते हैं। सपोज मुझे 3 नंबर इनपुट लेने हैं और उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। आई हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो मैंने पहले दिया 12, फिर दिया 0, फिर दिया -1। ये मुझे आउटपुट में कैसे मिलने चाहिए, -1, 0, 12। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मुझे। अब ये क्वेश्चन जो है ये
नेस्टेड इफ से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो पाएगा। अगर आप नेस्टेड इफ यूज़ नहीं करोगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा फिर प्रोग्राम। तो ये आप लोग करोगे ट्राई खुद से या मैं बताऊं इस क्वेश्चन को? कर लेंगे। कर लोगे तो मैं ये असाइनमेंट दे देती हूँ। चैट पे सेंड कर रही हूँ वैसे तो। हम खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है। ओके, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स यही होते हैं पाइथन में। मैं और भी क्वेश्चंस आप लोग को दे देती हूँ असाइनमेंट में, जैसे यू हैव टू इनपुट 3 sides of a triangle and check whether it is scalene, equilateral or isosceles triangle. एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड में। फिर राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट a number and check whether it is पॉजिटिव और नेगेटिव। ये काफ़ी सिंपल है। एक क्वेश्चन मुझे BMI वाला देना है, उसके लिए मुझे जो कंडीशन जो प्रॉपर जो उस पूरे क्वेश्चन को मुझे एक बार मतलब उसका कंडीशंस के लिए आपको एक टेबल देख के बतानी पड़ेगी, तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दे दूंगी। ये बाकी के 2 क्वेश्चंस हैं। मैं चैट पे सेंड कर रही हूँ। जो लोग अपनी आईडी से ज्वाइन हुए हैं वो कॉपी कर सकते हैं इसको। बाकी आप लोग जब क्लास ओवर होने वाली होगी तो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना, बिकॉज वैसे तो रिकॉर्ड हो रही है क्लास। देख लेना आपको क्वेश्चन कैसे चाहिए ऑनलाइन क्लास में। आप लोग को इसकी फोटो लेनी है अभी? कैसे नोट करोगे क्वेश्चंस? हेलो मैम फोटो ले ली है। ठीक है। ओके, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पे। अभी जो हमने स्टेटमेंट्स देखी थी वो डिसीजन मेकिंग की थी। अब आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पे आते हैं। आइटरेशन का मतलब क्या होता है? आइटरेशन वर्ड सुना है कभी? मतलब किसी चीज को बार बार रिपीट करने को आइटरेशन बोलते हैं। तो आइटरेशन स्टेटमेंट्स में आते हैं लूप्स। अब लूप्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रिपीटेड साइकिल। कोई चीज बार बार, अगर कोई टास्क को मुझे बार बार रिपीट करते रहना है तो हम उसको मैनुअली ना करके लूप के अंदर डाल देंगे, तो उससे हमारा टाइम सेव होगा और कोड भी कम हो जाएगा। इसीलिए लूप्स का यूज किया जाता है। तो लूप्स हमारे कोड को शॉर्ट कर देते हैं और सेकेंडली वो टाइम सेव करता है। तो पाइथन में लूप्स 2 टाइप के होते हैं, फॉर एंड व्हाइल। अब फॉर लूप क्या होता है? ये काउंटिंग लूप होता है। फॉर लूप हम तब यूज करेंगे जब हमें पहले से पता हो हमें कितनी बार एक टास्क को रिपीट करना है, तब हम फॉर लूप यूज करेंगे। व्हाइल लूप कंडीशनल लूप है। ये हम तब यूज करते हैं जब हमें नहीं पता एक लूप कितनी बार रन होगा, हमें श्योर नहीं पता। हेलो। हाँ मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम इन पाइथन हम लोग पाइथन में डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं? जैसे बाकी लैंग्वेज में डिक्लेयर करते हैं ना वेरिएबल्स को, इसमें डिक्लेयर नहीं करते हम लोग, ऐसा क्यों है मैम? डिक्लेयर कर तो रहे हैं। ये देखो, यहाँ पे हम डिक्लेयर करते टाइम डेटा टाइप नहीं देते, ये डिक्लेरेशन ही तो होता है। अच्छा सॉरी, ये इनिशियलाइजेशन होता है। हाँ, यहाँ पर हम पहले से डिक्लेयर नहीं करते हैं बिकॉज पाइथन एक डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप का मतलब क्या होता है कि जिस टाइम आप उसको असाइन करोगे वैल्यू, उसी टाइम उसका डेटा टाइप डिसाइड हो जाएगा, पहले से नहीं बताना पड़ता।
तभी मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम कि ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ये आज आपकी फर्स्ट क्लास है क्या? आप लास्ट क्लास में नहीं थे? आयुष, हेलो हेलो हाँ, आप लास्ट सेशन में नहीं थे जो मैम, ऑफलाइन मैं था मैम। अच्छा मैम हाँ मैम। अच्छा, उसमें मैंने बताया था ना कि जी मैम। पाइथन में हम डेटा टाइप पहले से नहीं डिफाइन करते हैं। मैम वो बात आपकी ठीक है मैम, मैंने जैसे जावा स्क्रिप्ट भी पढ़ी है, तो मैम उसमें वो भी डायनेमिक लैंग्वेज है हाँ जैसे, हाँ तो उसमें भी मैम पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हाँ, वैल्यू के लिए। मैम इसमें क्यों नहीं करते मैम? जावास्क्रिप्ट में कहाँ करते हैं? उसमें भी हम हम डायरेक्टली नहीं, हम वैर ना भी लिखे तो भी वो चल जाता है। अच्छा ओके। अब वो डायनेमिक उसका नेचर है, वो मैं कैसे चेंज कर सकती हूँ ना? पाइथन जावास्क्रिप्ट के डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है। ओके हाँ थैंक यू। ओके। तो फॉर लूप मैंने आपको बताया कि एक काउंटिंग लूप होता है जो कि तब यूज होता है जब हमें पता है पहले से कि एक टास्क कितनी बार रिपीट करना है, 10 बार 20 बार हम पहले से मालूम है, तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे। अब फॉर लूप पे जाने से पहले मुझे आपको एक रेंज फंक्शन बताना पड़ेगा, बिकॉज फॉर लूप इसके बिना वर्क नहीं करता। ये रेंज फंक्शन हमें क्या करता है? ये हमारे को वैल्यूज देता है किसी रेंज के अंदर। तो रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 3 वैल्यूज एक्सेप्ट करता है, स्टार्ट, स्टॉप एंड एन ऑप्शनल स्टेप। ये रेंज का सिंटैक्स है, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज चाहिए हैं, तो मैं रेंज के अंदर लिखूंगी 1, 11। अब मैंने यहाँ 11 क्यों लिखा है? 1 स्टार्ट है, 11 स्टॉप है। मैंने 11 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं 10 लिखूंगी तो वो वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी, मतलब स्टॉप वैल्यू हमें नहीं मिलती आउटपुट में। तो ये हमें वैल्यूज देगा 1 2 3 till 9। 10 नहीं मिलेगा। अगर आप 11 लिखोगे तब जाके 10 मिलेगा, ठीक है। दिस इज रेंज फंक्शन। देन अच्छा, अगर आप स्टार्ट वैल्यू कुछ भी नहीं दोगे तब भी वर्क करेगा। मान लो मैंने यहाँ पे दिया सिर्फ 5, इसका मतलब क्या होता है कि ये 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 till 4। हाँ अच्छा, आप स्टॉप वैल्यू पे देखते हैं। स्टॉप वैल्यू का स्टेप वैल्यू। स्टेप का मतलब क्या होता है? मुझे एक वैल्यू के बाद कितने स्टेप्स फॉरवर्ड जाना है, 2 स्टेप 3 स्टेप, तो उसके लिए आप स्टेप वैल्यू डाल सकते हो। ये ऑप्शनल होता है। जैसे अगर मैंने लिखा 1, 10, 2, तो इसका मतलब क्या है? ये 2 स्टेप आगे बढ़ेगा। 1 के बाद 3 के बाद 5, मतलब करंट वैल्यू में 2 ऐड करते जाओगे तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा। 5 के बाद 7 के बाद 9 पे स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 10 इज द स्टॉप वैल्यू। तो ऐसे ये स्टेप वैल्यू पे होता है। अच्छा, अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, तो अगर मुझे 10 से लेके 1 तक जाना है, स्टार्ट 10 से कर रहे हैं, हाँ, तो स्टॉप में 0 आएगा क्योंकि मुझे 1 तक जाना है। अच्छा, जब आप हाँ क्या अच्छा ऐसे अगर लिखेंगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों? ये नहीं चलने वाला। जब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाओगे तो आपको स्टेप वैल्यू इंपॉर्टेंट है देना, आपको -1 देनी पड़ेगी स्टेप वैल्यू। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा 10 9 8 till 1। पॉजिटिव में आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको जब 2 3, जब आपकी स्टेप वैल्यू 2 3 ऐसी होगी तब आपको देनी है, लेकिन नेगेटिव में आपको -1 भी लिखना है। तो आई होप आपको रेंज फंक्शन क्लियर हो गया है कैसे वर्क करता है। अब हम इसको फॉर लूप के साथ कैसे यूज करते हैं, पहले फॉर लूप का सिंटैक्स देखते हैं। तो फॉर
हाँ, वेरिएबल इन सीक्वेंस कोलन यहाँ पे बॉडी। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सीक्वेंस में रेंज भी हो सकता है और आगे आप जैसे स्ट्रिंग होता है, जो जो डेटा टाइप सीक्वेंशियल टाइप के होते हैं वो यहाँ पे दे सकते हैं। जिन डेटा टाइप्स को हम आइटरेट कर सकते हैं वो यहाँ मेंशन हो सकते हैं। तो यहाँ रेंज हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, आगे आप लिस्ट पढ़ोगे, डिक्शनरी पढ़ोगे, वो सब कुछ हम यहाँ पे दे सकते हैं। ये वेरिएबल क्या करेगा, ये वेरिएबल इस सीक्वेंस से एक एक करके वैल्यू निकालेगा। और ये इन क्या करता है, ये इन एक ऑपरेटर है जो आप आगे पढ़ोगे। ये एग्जिस्टेंस चेक करता है किसी भी वैल्यू की एक सीक्वेंस के अंदर। तो वो ये चेक करेगा कि क्या ये वेरिएबल की वैल्यू इस सीक्वेंस में फॉल हो रही है। अगर हाँ तो ही वो फॉर के बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इधर भी कोलन देना है बिकॉज फॉर इज ऑल्सो अ ब्लॉक। अगर जब तक ये सीक्वेंस फॉल्स नहीं हो जाता तब तक फॉर लूप के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रन होती रहेंगी। जैसे ये सीक्वेंस खत्म हो जाएगा अपने आप फॉर लूप से जो कंट्रोल है, प्रोग्राम का कंट्रोल, वो बाहर आ जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मुझे 1 से 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं। अब आप अकेले रेंज फंक्शन से प्रिंट नहीं कर सकते हो, आपको फॉर लूप चाहिए ही होगा। तो आप क्या लिखोगे, फॉर हाँ वेरिएबल इन रेंज, क्योंकि रेंज से ही आप वैल्यू फेच करोगे 1,11, ठीक है। कोलन क्या करेंगे अब यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट कर देंगे आई को। तो यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट हो रही है 1 से 10 तक। अब नॉर्मली हम लोग ब्रैकेट में 10 भी लिख सकते हैं, 11। हाँ 1,11 डाल के ब्रैकेट में 11 लिख सकते हैं ना सिर्फ। मतलब यहाँ पे 1,11 ना लिख के सिर्फ 11 प्रिंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, आपको 11 भी प्रिंट करना है तो फिर आपको 12 लिखना पड़ेगा। नो मैम, हम कहते हैं 1,12 आपने लिखा है। हाँ तो हम यहाँ स्टार्ट लिख रहे हैं, स्टॉप दे रहे हैं 12, तब भी प्रिंट होके वही आएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर हम सिर्फ 12 लिखें ये तो 0 से शुरू होगा। ये अगर आप स्टार्ट वैल्यू नहीं दोगे तो वो 0 से स्टार्टिंग होती है। फिर ये डिफरेंस है। देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक इंक्रीज भी होता है। जैसे ये अब कुछ लोगों को ये दिख तो गया कि आउटपुट आ रहा है, पर ये वर्क कैसे कर रहा है। तो आई में पहले क्या वैल्यू जा रही है, 0। अब ये 0, ये जो इन ऑपरेटर ये चेक कर रहा है क्या ये 0 इस रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये उस फॉर के अंदर जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा जो भी आई की वैल्यू है 0। फिर क्या होगा, अभी वापस जाएगा और ये इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो ऐसे वर्क करता है। फिर ये चेक करेगा आई की जो वैल्यू 1 है क्या वो इस रेंज में एग्जिस्ट हो रही है, हाँ, तो ये फिर से जाएगा अंदर इसके 1 प्रिंट कर देगा। तो ऐसे चलता है फॉर लूप। जैसे सी लैंग्वेज में आप i++ लिखते थे, यहाँ नहीं लिखना है वो। अच्छा, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर लोगे कि आपको राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट even numbers between 10 to 20। कर लोगे ये क्वेश्चन? हाँ, वैसे तो आप आगे जाके वाइल लूप पढ़ोगे तो वाइल से भी कर सकते हो ये क्वेश्चन। तो मैं ये भी सेंड कर रही हूँ चैट में, या आप इसका फोटो ले सकते हो। आयुषी शर्मा आपने पूछा है, इसका मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन, आप फिर से पूछ सकते हो। मैंने क्वेश्चन आपका अभी पूछा। हाँ हेलो, मैम ये क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट पूछता है अभी? ठीक है,
एक और क्वेश्चन है, जैसे उस दिन आप जबकि आपकी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टोरियल। ये भी आपको करना है। सिंह सानू, आपको कोई डाउट है क्या? तो ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे असाइनमेंट में। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा तो मैं अभी बता देती हूँ, बट जब फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आपको थोड़ा सा लॉजिक बताया था। तो अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो मुझे बता दो, अगर नहीं कर पाओगे तो मैं अभी बता देती हूँ। ट्राई कर लो। हाँ कर लेंगे, ठीक है। हाँ ट्राई करो, और नहीं आता है तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। पर ये नहीं कि आप कॉपी पेस्ट करो, उससे फिर आप ही का लॉस है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है। अगर आपने इंटरनेट पे सॉल्यूशन देख के अगर आपको समझ आ गया तो कोई बात नहीं, बट पहले खुद से ट्राई करना। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फॉर लूप में, आगे और भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। अब हम आते हैं व्हाइल लूप पे। व्हाइल लूप जैसे मैंने बताया कि एक कंडीशनल लूप होता है और ये कंडीशन के बेसिस पे चलता रहता है। इसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं? व्हाइल कंडीशन स्टेटमेंट्स, मतलब जब तक ये कंडीशन चल रही है तब तक उसके अंदर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये व्हाइल लूप का सिंटैक्स है। अब व्हाइल लूप से भी हम नॉर्मल जो काम फॉर लूप से करते हैं वो व्हाइल से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 1 से 10 तक के नंबर व्हाइल लूप से प्रिंट कराने हैं, तो स्टार्ट करेंगे 1 से एक वेरिएबल ले लेंगे, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट i। अब i को इंक्रीज भी तो करना है, वरना वो 1 ही प्रिंट करता जाएगा। i प्लस इक्वल टू 1 या i इक्वल टू i प्लस 1। ठीक है, ये 1 to 10 के नंबर्स प्रिंट कर दिए इसने। अच्छा, व्हाइल लूप का पर्पस क्या है? जैसे मैंने बताया कि कंडीशन के बेसिस पे चलता है, तो एक्चुअली व्हाइल लूप से हम ऐसे प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो फॉर लूप से नहीं हो सकते। तो आप बताओ, अगर ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे, इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स सम ऑफ डिजिट्स, ये क्वेश्चन कर सकते हो अपने आप। जैसे मान लो मैंने 123 इनपुट करा, मुझे इस नंबर की जो डिजिट्स है उनका सम चाहिए, जैसे 6 इसका आउटपुट आना चाहिए। ओके, कितने लोग इसे कर सकते हैं? अच्छा, अभी ट्राई करना है या असाइनमेंट? ठीक है, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे रही हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन। 5 मिनट्स दे रही हूँ, 5-7 मिनट्स, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। सब लोग ट्राई करो ये क्वेश्चन। अगर आई होप आप लोग ने पाइथन इंस्टॉल करा है, अगर नहीं करा है तो ऑनलाइन कंपाइलर भी यूज कर सकते हो। जिन्होंने नहीं इंस्टॉल करा है वो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो। आप लोग को पता है कैसे यूज करते हैं ऑनलाइन कंपाइलर? पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर लिखो तो ये सारे कंपाइलर्स आपके आ जाएंगे, आपको जो भी यूज करना है कर सकते हो। हाँ देखो, इस तरह से ये देखो पाइथन का कंपाइलर है, यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हो और रन प्रेस करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। मैं इसका लिंक शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप लोग पाइथन इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम पे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो ये ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं इसमें आप नई फाइल नहीं बना सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब वो, क्योंकि वो एक ही फाइल जो main.py होता है वो इसी फाइल को ही हमेशा रन करा सकता है।
बना तो सकते हो आप, लेकिन वो फाइल रन वही वाली करेगा जो मेन नाम से है। हाँ, ट्राई करो ये क्वेश्चन, फिर मुझे बताना जिसका हो जाए। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। ओके, आयुष ने कर लिया है। हाँ, ये ठीक है, दिस इज राइट। बट आपने आप सम इक्वल टू 0 डायरेक्टली भी ले सकते हो, इंट ऑफ 0 की जरूरत नहीं है, सिर्फ सम इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। बाकी सब कितनी देर में करेंगे कंप्लीट? निखिल, आपने भी प्रोग्राम करा है, इसमें तो आप ये जो आपने एक तो इस डिजिट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग का फंक्शन होता है, तो मतलब हम ये एज्यूम करें कि डिजिट यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। क्या इस डिजिट जो फंक्शन आपने यूज करा है ये स्ट्रिंग्स में यूज होता है, ये नंबर के लिए नहीं होगा यूज, तो ये क्वेश्चन ये आपको गलत आंसर देगा। अच्छा, आपने लास्ट में ये एक मिनट, ये किसी और का है। ये प्रोग्राम मुझे बताने की जरूरत है, एक्सप्लेन करना ये प्रोग्राम कि आप लोग कर पा रहे हो? ठीक है, आप लोग इसको कंप्लीट करना असाइनमेंट में। अच्छा, निखिल आपको बताना है, ओके। आपने प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ा बहुत सही लगाया, लेकिन आपने गलती क्या करी कि आपने उसको स्ट्रिंग कर लिया है, तो हम एक नंबर इनपुट कराएंगे। जैसे अगर मैं आप ही का क्वेश्चन यहाँ पे प्रोग्राम पेस्ट करूँ तो यहाँ पे आपने जो नंबर लिया ये सबसे पहले तो ये स्ट्रिंग कंसिडर हो रहा है, इसको इंट में कन्वर्ट करना है। दूसरा, इस डिजिट फंक्शन जो आपने लगाया है ये स्ट्रिंग्स के लिए होता है। वैसे तो
ये भी ठीक है, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि उस स्ट्रिंग में जो डिजिट है आपने उनको निकाल लिया है और उसको ऐड कर लिया है। मैं एक बार इसको रन करा के देखती हूँ। अगर ये सही आंसर दे रहा है तो ये भी ठीक रहेगा, लेकिन फिर इंटीजर में कन्वर्ट ही क्यों करना है? आप मैम क्योंकि ऑलरेडी उसने स्टार्टिंग में स्ट्रिंग लिया था इसलिए कन्वर्ट कर रहा है वो। नहीं, पर एक्चुअली ना अगर स्ट्रिंग में भी एक फंक्शन होता है कि वो डिजिट है कि नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, अगर उस फिर वो डिजिट भी तो स्ट्रिंग ही कंसिडर होगी, राइट? ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 123, हाँ ठीक है, ये भी कर सकते हो, दिस इज राइट। बट ये थोड़ा सा इनडायरेक्ट अप्रोच हो गया कि आप स्ट्रिंग को इंटीजर में कर रहे हो। अब ये फंक्शन तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है, बट ठीक है, आप लोग को पता है तो आप कर सकते हो ऐसे भी। तो आई थिंक मुझे नहीं समझाना है ना फिर ये प्रोग्राम, आप सबसे हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो आप लोग कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हो, या आप लोग को पता है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? जैसे कुछ लोग यहाँ पे हाँ मैम कर रखा है ये। अच्छा क्या था? हाँ, Django? हेलो, नहीं भाई, आज फिर से सेटअप करा रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मैं और क्वेश्चन, अच्छा आप लोग को असाइनमेंट दे रही हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर पता है क्या होता है? जो नंबर के डिजिट्स का क्यूब लेने पे वही सेम नंबर मिल जाए उसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। जैसे 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्यों? क्योंकि जब आप एक एक डिजिट का क्यूब लोगे ऐसे और उनको ऐड करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 153 ही मिलेगा। तो आपको यही चेक करना है कि क्या एक नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। राहुल, आप कोई डाउट है? ठीक है, ये वाइल लूप का क्वेश्चन है। तो एक तो जिनका पहला वाला नहीं हुआ वो कंप्लीट करना है, और सेकंड वाला जो अभी दिया है वो। हेलो मैम। हाँ, यस। मैम आपने जो पहले क्या आपकी वॉइस इको हो रही है? हेलो यश, आप डाउट पूछ रहे हो कि आयुष आप पूछ रहे हो? कौन पूछ रहा है? यस मैम, मैं आयुष गुप्ता पूछ रहा हूँ। तो यश आप अपना माइक को बंद करो बिकॉज वॉइस इको हो रही है। हाँ बोलो। मैम जो आपने फर्स्ट क्लास में होमवर्क दिया था, वो हाँ लास्ट एक क्वेश्चन था, वो उसको टाइम को सेकंड और मिनट में कन्वर्ट करना था। हाँ हाँ, मैम वो वाला थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, Okay. ओके, मैं वो समझा देती हूँ। बाकी आप लोग ये क्वेश्चंस ने सबने नोट कर लिए हैं ना? ये असाइनमेंट में करना है। यस मैम, हो चुका है। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड्स को मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना? यस मैम, सेकंड को मिनट्स एंड सेकंड्स में करना है। यस मैम। अच्छा, तो इसके मैं बताती हूँ इसको। सबसे पहले आपको टाइम इनपुट लेना है, जैसे मैं टाइम सेकंड्स में इनपुट ले रही हूँ। अच्छा, सेकंड्स पे और मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मिनट्स में सॉरी सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? अब जो हमारे सेकंड्स हैं 24 आवर के हिसाब से हमें कन्वर्ट करना है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और एक घंटे में कितने सेकंड्स हो गए? 3600। हाँ,
राइट। तो हमें सेकेंड्स पे अपने टाइम को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 को, तो हमें सेकेंड्स मिल जाएंगे। या फिर एक काम ये भी कर सकते हो कि सेकेंड्स को 60 से रिमाइंडर ले लो, तो आपको रिमेनिंग सेकेंड्स दे देगा। क्या ऐसे भी कर सकते हो, ये सिंपल है। जो आपने टाइम लिया है जो सेकेंड्स में ऑलरेडी है उसको 60 से रिमाइंडर ले लो, ये आपको रिमेनिंग सेकेंड्स दे देगा। ठीक है, बस ये इतना सा करना है। इसमें 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, वैसे तो ऐसे होता है। हमें अपने करंट टाइम को 60 से रिमाइंडर लेना है तो हमें सेकेंड्स मिल जाएंगे। और मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? सेकेंड्स टू मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो सेकेंड्स लिए हैं उसको 60 से डिवाइड कर दो, इससे मिनट्स मिल जाएंगे। इसको एज्यूम करते हैं कि सेकेंड्स में है। सपोज यहां पे इसका नाम मैंने ले लिया टोटल सेकेंड्स। और भी तरीके होते हैं, ये सबसे सिंपल अप्रोच है। और मिनट्स में सेकेंड्स को कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। और मैंने डबल स्लैश इसलिए यूज करा क्योंकि मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए। हाँ, जी। फिर इसको प्रिंट कर दो ऐसे ही, मिनट्स एंड मिनट्स के बाद मैं लिखना चाह रही हूँ मिनट्स एज अ स्ट्रिंग एंड सेकेंड्स ऐसे। तो एंटर टाइम, जैसे मैंने 125 मान लो एक नॉर्मल ऐसे ही इनपुट दे दिया। आई थिंक हाँ 2 मिनट्स एंड 5 सेकेंड्स आउटपुट आ गया इसका। क्या अच्छा, ये सबको समझ में आया कि हमने ये क्यों लॉजिक ऐसा लगाया है? यस मैम, समझ आ गया। नहीं, मैं उनसे कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा होगा ना कि 60 से डिवाइड क्यों करा है। मतलब मैं इसलिए कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि 1 मिनट पे 60 सेकेंड होते सिंपल हैं। मैथ है। हाँ ठीक है। ओके ठीक है, फिर तो आप लोग बाकी क्वेश्चंस आज के कर लेना कंप्लीट। और ड्राइव का जो लिंक दे दिया है, हाँ पीडीएफ नहीं, आपको पीपीटी मिल जाएगी। हाँ पीपीटी मिल जाएगी आपको, मैं पीपीटी सेंड कर दूंगी सर को, वो आप लोग को फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन जो क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ मेन उस पे फोकस करो, बिकॉज पीपीटी में आपको हर कोड आपको पीपीटी में ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट या फंक्शंस वही मिलेंगे। तो क्लास में जो हम कोड्स कर रहे हैं एग्जाम्पल में या कुछ भी एक्स्ट्रा, ये कोड आपको पता होना चाहिए। मैम एक डाउट था मेरा। हाँ मैम जैसे वो नंबर ऑफ डिजिट्स वाला जो क्वेश्चन होता है, हाँ कि एक तो उसको हम नॉर्मल मैथमेटिकल वे में कर सकते हैं कि मतलब उसको डिवाइड करके लास्ट डिजिट निकाल के उसका फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ डिजिट कितने काउंट कर सकते हैं। बट मैम एक दूसरा तरीका होता है, मैं सीपीपी से कर रहा था, वहां पे हाँ लॉग यूज करके +1 कर लेते थे। जैसे 10 है तो log 10 हाँ। की जो वैल्यू आएगी 1 आ गई, 1 + 1 कर हाँ। लिए तो नंबर ऑफ डिजिट 2 हो गया। अच्छा। मैम बट वो सेम रूल जब मैं पाइथन में यूज कर रहा हूँ तो हाँ। पाइथन ऑटोमेटिकली लॉग का बेस ही मानता है, तो वो वाला क्वेश्चन यहाँ कैसे सॉल्व होगा? आपको लॉग से करना है।
जी मैम, लॉग से करना चाहता हूँ मैं इसे। मतलब आपको किसी वैल्यू का लॉग निकालना है पाइथन में, आप ये पूछ रहे हो? मैम जैसे मेरा ये कहना है, जैसे आपने एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं आप, हाँ, राइट? हाँ, आपने इनपुट 5, अगर हम लॉग हाँ, 5 की वैल्यू निकालेंगे तो वो 0 पॉइंट समथिंग जाएगी। हाँ, हाँ, अगर हम इसकी फिर हम इसकी इंटीजर वैल्यू लेंगे, वो 0 हो गए, तो हम +1 कर लेंगे, तो ये लॉग 5 का आ गया कि 1 डिजिट नंबर है। हम 10 पे आ गए, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो लॉग 10 की वैल्यू 1 आ गई अपने पास, फिर 1 + 1 हो जाएगा तो 2 डिजिट आ गया। सिमिलरली लॉग 100 पे जाएंगे तो 10 टू द पावर 2 हो गया, 2 आगे आ जाएगा तो 2 + 1 3 हो गया, तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। ये मैंने किया था C++ से डीएसए का क्वेश्चन। इन द सेम वे अगर हम पाइथन में करना चाहें ये क्वेश्चन, तो जब मैं पाइथन में यूज कर रहा हूँ लॉग, तो ये लॉग बेस ई यूज कर रहा है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा वो क्वेश्चन मेरे से ये बना नहीं था। तुमको log 10 यूज करना है? हमें लॉग से सॉल्व करना है। जी मैम। नहीं, मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। अगर आपको लॉग से करना है तो आपको फंक्शन पता है कौन सा यूज होता है? फंक्शन इन द सेंस मैम, सीपीपी में तो डायरेक्ट लॉग यूज करता हूँ मैं।